नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप आप सभी ठीक ठाक और कुशल मंगल होंगे। आज का हमारा टॉपिक आप सभी स्टूडेंट्स के लिए मस्ट 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 इंपोर्टेंट होने वाला है। आज हम बात करेंगे खरपतवार के बारे में, वीड के बारे में। आप लोगों के काफी टाइम से कमेंट आ रहे थे कि सर वीड वाला जो टॉपिक है इसको हमें पढ़ा दीजिए। तो बिल्कुल आज हम बात करेंगे वीड के बारे में, खरपतवार के बारे में। ये टॉपिक आपके एग्रीकल्चर के सभी एग्जाम के अंदर आता है, चाहे वो आपके आईबीपीएस एएफओ का एग्जाम हो, जेट का हो, आईसीआर का हो, कृषि पर्यवेक्षक का हो, एमपी पेट का, सीजी पेट का, चाहे आपके 12th एग्रीकल्चर का हो। जो आपके 12th एग्रीकल्चर है उसके अंदर तो बिल्कुल कंप्लीट चैप्टर आपको दिया हुआ है, क्योंकि यहां से सभी परीक्षाओं में एक न एक क्वेश्चन आता है। अगर उस क्वेश्चन को हमें सही करना है तो बिल्कुल आप लोगों का पूरा फोकस स्टार्टिंग से एंड तक इस वीडियो में आप बनाए रखना। एक एक टॉपिक, एक एक शब्द आपको अच्छे से समझ में आएगा और आप लोगों का एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। तो चलिए दोस्तों, आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। शुरू करने से पहले जो लोग चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। पास में जो बेल आइकन है उस पर क्लिक करें ताकि आने वाले सभी वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलते रहे। और एक बार आप कमेंट बॉक्स में जय जवान जय किसान जरूर लिखें। बात करते हैं वीड के बारे में, खरपतवार के बारे में कि खरपतवार क्या होते हैं। तो देखो, खरपतवार ऐसे पौधे होते हैं जिनको हम नहीं उगाते हैं। अनछाए अवांछित पौधे होते हैं जो बिना उगाए खेत में किसी भी समय उग जाते हैं। ऐसे पादपों को, ऐसे पौधों को खरपतवार या फिर वीड कहा जाता है। अगर इसकी डेफिनेशन की हम बात करें तो खरपतवार वे पौधे हैं जो अनचाहे स्थान पर अनचाहे समय उग जाते हैं। ऐसे पौधों को खरपतवार कहा जाता है। आपने देखा होगा कि जैसे कोई किसान है, फॉर एग्जाम्पल ये रामलाल का फील्ड है और इसने क्या किया, इस खेत में अपनी फसल की बुआई कर दी। फॉर एग्जाम्पल गेहूं वगैरह आप कुछ भी ले सकते हो, ठीक है। अब इसने बुआई किसकी की है, गेहूं की है। बट क्या इसके खेत में गेहूं ही उगेंगे? गेहूं के अलावा अन्य कई सारे पौधे उग जाते हैं, ठीक है, जिनको इस रामलाल ने तो नहीं उगाया, इस किसान ने नहीं उगाया। जो ऐसे प्लांट हैं इनको कहा जाता है वीड, या इन्हीं को हम खरपतवार बोलते हैं। इतना समझ में आया। बात करें कि जो आपके वीड वर्ड हैं, सबसे पहले इस शब्द का प्रयोग किस वैज्ञानिक ने किया है, यहां से क्वेश्चन भी पहले आपसे पूछा गया है। तो देखो, वीड इस शब्द का सबसे पहले प्रयोग किसने किया है? जेथ्रो टुल नामक वैज्ञानिक ने किया है। किसने किया है? जेथ्रो टुल। ये नाम आपको अच्छे से याद रखना है, कई बार एग्जाम में आता है। इसके अलावा हम बात करें, जो आपके जेथ्रो टुल हैं, इनको फादर ऑफ वीड भी कहा जाता है, या फादर ऑफ वीड साइंस, या फिर इनको जीरो टिलेस के फादर भी कहा जाता है। ये दोनों भी आपको याद रखने हैं, इनको कहा जाता है। तो नाम एक बार फिर हम लिख लेते हैं, जेथ्रो टुल को कहा जाता है। जो जेथ्रो टुल हैं, इन्होंने एक बुक भी लिखी है और इनकी बुक का नाम क्या है? कई बार एग्जामिनर ये भी आपसे पूछ लेता है। बुक का नाम है हॉर्स हॉविंग। क्या नाम है? हॉर्स हॉविंग हस्बेंड्री। बोलो, याद हो जाएगा। बस इससे 3 शब्द अभी हमने याद किए हैं। कौन कौन से हैं? किसे सबसे पहले वीड शब्द का प्रयोग जेथ्रो टुल ने किया है। इनको फादर ऑफ वीड साइंस कहा जाता है, इनको फादर ऑफ जीरो टिलेस कहा जाता है, और इनके द्वारा एक पुस्तक लिखी गई है जिसका नाम हॉर्स हॉविंग हस्बेंड्री है। आगे बढ़े, इसके अलावा हम बात करें एनआरसी फॉर वीड साइंस, ये कहां पर स्थित है? तो याद रखना, ये कहां पर है? जबलपुर मध्य प्रदेश में है। देखो, इसको बाद में बदलकर क्या कर दिया गया? डायरेक्टरेट ऑफ वीड साइंस रिसर्च कर दिया गया। और डायरेक्टरेट ऑफ वीड साइंस रिसर्च कहने का मतलब है खरपतवार अनुसंधान निदेशालय कहां पर स्थित है। अगर एग्जामिनर इस तरीके से क्वेश्चन देता है तो कंफ्यूज नहीं होना है। ये भी कहां पर है? जबलपुर में है। कहां पर है? जबलपुर, जबलपुर मध्य प्रदेश में। अच्छा, एक क्वेश्चन आप लोगों के लिए मैं यहां से दे रहा हूं कि बताइए इसकी स्थापना कब हुई थी? इसका आंसर आपको मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। आगे बढ़े, हम बात करें कि जो आपके जैसे खरपतवार हैं, कीटनाशक हैं या फंगीसाइड हैं, इनका क्रम क्या है विश्व में और भारत में? यहां से कई बार एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ है। चलिए बात करते हैं। अगर हम बात करें पेस्टिसाइड कंजप्शन ऑर्डर की, अब यहां पे हम देखेंगे, एक तो वर्ल्ड में, कहने का मतलब है विश्व में। तो देखो, विश्व में सबसे ज्यादा किसका प्रयोग होता है? खरपतवारनाशी हर्बिसाइड का प्रयोग होता है। सेकंड आता है इंसेक्टिसाइड का होता है, और उसके बाद आता है फंगीसाइड। ये क्रम आपको याद रखना है। इसको हम
HIF के नाम से भी जानते हैं। कहने का मतलब है हर्बिसाइड, इंसेक्टिसाइड और फंगिसाइड। तो HIF बालक ये आप याद रखोगे किसके अंदर, वर्ल्ड, संसार, विश्व में। इसके अलावा मैं बात करूं भारत देश की, तो भारत देश में सबसे ज्यादा इंसेक्टिसाइड का प्रयोग होता है, फिर फंगिसाइड का, फिर आता है खरपतवारनाशी सबसे लास्ट में। सबसे ज्यादा इंसेक्ट को मारा जाता है, उसके बाद फंगस, उसके बाद आपके हर्ब, कहने का मतलब है खरपतवार। तो इसको हम किस तरीके से लिखेंगे, IFH के नाम से भी हम इसको जानते हैं। सर याद कैसे रखे, कई बार हम इनमें कंफ्यूज होते हैं। तो याद रखने का सिंपल सा फंडा है, एक तो HIF है, ठीक है, और एक आपके IFH है, ठीक है। अब देखो IFH, आई आ रहा है आगे, तो उसे आप इंडिया याद रखोगे। क्या याद रखोगे, इंडिया। बाकी ऑटोमेटिक आपको दूसरा वाला ऑटोमेटिक याद हो जाएगा, विश्व का। तो ये क्रम आपको अच्छे से गांठ बांध के स्टार लगा के याद करना ही करना है। देखो यहाँ पर जो भी टॉपिक मैं आपको पढ़ाता हूँ, वैसे टॉपिक में कई सारी रामायण होती है, आप लोगों ने देखी होगी, बट यहाँ पर वही पॉइंट लिखे होते हैं जो आपके एग्जाम की दृष्टि से काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा, बस फोकस बोर्ड में बनाए रखना और अच्छे तरीके से समझते हुए चलना। कहीं भी कोई भी डाउट होता है आप कमेंट करके मुझे बताना, आपको रिप्लाई दिया जाएगा। आगे बढ़ते हैं, इससे रिलेटेड 2-4 पॉइंट और भी हैं, उनके बारे में हम जानते हैं। अगर मैं बात करूं कि भारत में खरपतवारों से कुल हानि कितनी होती है, इस तरीके के क्वेश्चन भी आपको देखने को मिलते हैं। तो जो कुल हानि होती है वो सर्वाधिक हमें किससे होती है, खरपतवारों से होती है। कितनी, 33% तक हानि होती है। इसके अलावा भारत में सर्वाधिक निर्मित व उपयोग होने वाला शाकनाशी कौन सा है, एक क्वेश्चन भी आपसे पूछा जाता है। उसका नाम क्या है, उसका नाम है आइसोप्रोट्यूरॉन। क्या नाम है, आइसोप्रोट्यूरॉन। और आपको याद होगा कि जो आइसोप्रोट्यूरॉन है इस सकड़ी पत्ती वाले खरपतवार को मारने के लिए काम में लिया जाता है। जैसे कि गेहूं में हम काम में लेते हैं, जो आपके गेहूं है ट्रिटिकम एस्टिवम है, इसमें गेहूं साको मारने के लिए, किसको, गेहूं साको मारने के लिए इसको काम में लिया जाता है। तो सबसे ज्यादा जो निर्मित होता है और जो सबसे ज्यादा जिसका उपयोग होता है वो कौन है, आइसोप्रोट्यूरॉन है। अगला क्वेश्चन आता है, विश्व में हर्बिसाइड की सबसे ज्यादा खपत कौन से कंट्री में होती है। अब मैं यहां पर ऑप्शन आपको दूंगा और मुझे पता है आप में से अधिकतर बच्चे आंसर गलत देने वाले हैं। कैसे देने वाले हैं, आओ देखो इधर। क्या सबसे ज्यादा जो हर्बिसाइड है इसकी खपत हमारे भारत में होती है, क्या इसकी सबसे ज्यादा खपत सेंट लूसिया में होती है, या इसकी सबसे ज्यादा खपत जापान में होती है, या इसकी सबसे ज्यादा खपत डी मतलब 4 आप इसको समझ लेना, या सबसे ज्यादा खपत साउथ कोरिया में होती है। कहां पर होती है, साउथ कोरिया में। अब आपको आंसर देना है, क्या होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। क्वेश्चन बिल्कुल सिंपल है। क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है कि विश्व में हर्बिसाइड की सबसे ज्यादा खपत कौन से देश में होती है, भारत, सेंट लूसिया, जापान, साउथ कोरिया। मुझे लगता है अधिकतर बच्चों ने जापान आंसर दिया होगा, बट एक गलत। देखो मैं आपको जो अभी बता रहा हूं एक करंट डेटा मैं आपको बता रहा हूं, कब का, 2023 का। मैं आपको बता दूं विश्व में सबसे ज्यादा जो हर्बिसाइड की खपत होती है ये होती है सेंट लूसिया। ये एक कैरेबियन कंट्री है। कहां पर होती है, सेंट लूसिया में। यह आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट है। कितनी होती है तो मैं आपको बता दूं कि करीबन 1 हेक्टेयर में 15.57 या 15.37% खपत होती है पर हेक्टेयर और प्रति ईयर, पर ईयर मतलब पर वर्ष, ठीक है, प्रति वर्ष। इसके अलावा दूसरे नंबर पे अगर मैं बात करूं तो दूसरे नंबर पे आता है बालक जापान आता है। कौन आता है, जापान। और जापान में कितनी होती है तो मैं आपको बता दूं 13.87% प्रति हेक्टेयर प्रति वर्ष। इसके बाद आपके आता है साउथ कोरिया। कौन आता है, साउथ कोरिया। और साउथ कोरिया में 12.57% होती है। तो आपको याद रखना है क्रम, आपके आईबीपीएस एएफओ के एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। करंट डेटा मैंने आपको बताया पहले जापान था। कई बुक्स में आपको यहाँ 12 किलो प्रति हेक्टेयर लिखा हुआ मिलेगा, बट वो डेटा पुराना है। कहीं में आपको कुछ और लिखा हुआ मिलेगा, बट करंट डेटा आप याद रखोगे। जापान सेकंड नंबर पे है, फर्स्ट पे
सेंट लूसिया है और थर्ड पे साउथ कोरिया है। इंडिया की तो क्या ही बात करें, तो काफी ज्यादा नीचे है। ठीक है, इसका आंसर भी आप लोगों को देना है, मैं नहीं बताऊंगा, बस ऑप्शन आपको दूंगा। ठीक है, बात करें भारत में हर्बिसाइड की। ठीक है, भारत में हर्बिसाइड की जो खपत है ये कितनी होती है, ये आपसे पूछा जा रहा है। आओ देखो, इसके ऑप्शन में आपको देता हूं। ऑप्शन नंबर ए आपको दिया जा रहा है फॉर एग्जाम्पल 20 ग्राम प्रति हेक्टेयर। ऑप्शन नंबर बी आपको दिया जा रहा है 40 ग्राम प्रति हेक्टेयर। ऑप्शन नंबर सी आपको दिया जा रहा है 1 kg पर हेक्टेयर और ऑप्शन नंबर डी आपको दिया जा रहा है 5 kg पर हेक्टेयर। इसका आंसर आपको मुझे कमेंट करके बताना है। ठीक है, आगे बढ़े। इसके अलावा भारत में पर हेक्टेयर शाकनाशी का जो प्रयोग होता है ये सबसे ज्यादा कहां पर होता है, कौन से राज्य में होता है, तो आप याद रखोगे कहां पर होता है, पंजाब में होता है। अच्छा, एक और क्वेश्चन आपके लिए दिया जा रहा है कि बताइए सबसे ज्यादा कौन सी फसल में होता है, सबसे ज्यादा कौन सी फसल में। ऑप्शन नंबर ए मैं आपको दे रहा हूं धान। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी आपको दे रहा हूं कपास। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी आपको दे रहा हूं गेहूं और ऑप्शन नंबर डी में आपको दे रहा हूं चाय। आप लोग कमेंट करते हो ना कि सर हमें एमसीक्यू सोल्व करवाया करो, तो जो भी अब आपकी थ्योरी क्लास आएगी उनमें ऐसे क्वेश्चन मैं आपको दूंगा और आंसर देने की कोशिश करना। देखते हैं कितने बच्चों के सही क्वेश्चन निकलते हैं। अब तक मैंने सिर्फ इस छोटे से टॉपिक से हमने 3 क्वेश्चन निकाले हैं। पहला क्वेश्चन मैंने आपको कंट्री वाला दिया था, कंजप्शन का। सेकंड मैंने आपको दिया कि भारत में कितना होता है। ठीक है, इसके बाद मैंने एक और क्वेश्चन आपको दिया कि बताइए कौन सी फसल में सबसे ज्यादा शाकनाशी का प्रयोग होता है। आंसर आप लोगों को कमेंट करके बताना है। ठीक है, सभी को कमेंट करना है जितने भी स्टूडेंट देख रहे हैं। आगे बढ़ते हैं और अगले टॉपिक पे हम आते हैं। यहाँ पे एक छोटा सा टॉपिक हमारा आता है। अभी हमने देखा कि वीड क्या होता है और अब हम बात करेंगे खरपतवारों की विशेषता क्या है, इंपॉर्टेंस ऑफ वीड। अब कहीं बच्चे क्या करते हैं, ये जो टॉपिक है इसको स्किप कर देते हैं, बट यहां से कई बार क्वेश्चन पूछे गए हैं। अभी बात करेंगे कि कौन कौन से क्वेश्चन पहले भी यहां से एग्जाम में आए हैं। तो खरपतवारों की कई सारी विशेषताएं हैं, आपके 12th एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग मैं आपको बताने वाला हूं। कितनी 14 विशेषताएं हैं जो इंपॉर्टेंट हैं, जहां से क्वेश्चन आता ही आता है। अब 14 विशेषताएं कौन कौन सी है, इनको कैसे याद करें, कैसे समझे, सब समझ में आएगा, बस फोकस बोर्ड में बनाए रखो। पहली विशेषता है कि बीज उत्पादन अधिक होना। जो खरपतवार हैं इनका बीज उत्पादन काफी ज्यादा होता है, डिटेल में समझाऊंगा, पहले एक बार इनको देख लो। दूसरा है बीजों की अधिक जीवन क्षमता, जीवन क्षमता भी ज्यादा है फसलों से। अधिक गहरी जड़ें होना, फसलों की अपेक्षा ज्यादा गहरी जड़ें हैं। फसल व खरपतवारों के बीजों में समानता एक जैसे दिखाई देते हैं, ढूंढ भी नहीं पाते हैं। बीजों पर सुरक्षा का आवरण होता है, कांटे वगैरह लगे होते हैं। मनुष्य के स्वास्थ्य पर विपरीत प्रभाव डालते हैं, चर्म रोग वगैरह हो जाता है। शीघ्र प्रकीर्णन, आसानी से एक जगह से दूसरी जगह पे चले जाते हैं। कीट रोग प्रतिरोधक क्षमता अधिक है इनकी। ठीक है, खरपतवार फसल प्रतियोगिता, आपस में संघर्ष करते हैं। प्रतिकूल जलवायु से अप्रभावित, कोई प्रभाव इन पे नहीं पड़ता है। खाद पानी की न्यून आवश्यकता, कम खाद पानी में ही उग जाएंगे। वानस्पतिक प्रजनन होता है, वेजिटेटिव प्रोपोगेशन इनके अंदर होता है। प्रत्येक प्रकार की मृदा में वृद्धि कर सकते हैं। इसके अलावा शीघ्र वृद्धि व शीघ्र परिपक्वता। तो सर ये तो आपने एक तरीके से पढ़ दिए, समझाए नहीं, चलो समझते हैं और एक एक को अच्छे से समझेंगे क्योंकि यहां से क्वेश्चन आता ही आता है। ठीक है बालक, तो चलिए सबसे पहले बात करेंगे किसके बारे में, बीज उत्पादन का अधिक होना। सर कैसे बीज उत्पादन अधिक होते हैं, तो आओ देखो, जो आपके खरपतवार हैं और एक आपके फसल है। अब जो फसल हैं एक पौधे से कम बीज उत्पादित होते हैं, जबकि खरपतवारों से काफी अधिक होते हैं, जिसकी वजह से ये आसानी से फैल भी जाते हैं और आसानी से खत्म भी नहीं होते। आओ देखो, जैसे कि एक तरफ खरपतवार लिखे हुए हैं, एक तरफ उनके बीजों की संख्या यहां पर आपको दे रखी है। आओ ध्यान से समझना अच्छे से। पहला खरपतवार है जंगली चौलाई। जो आपकी जंगली चौलाई है इसके एक पौधे से ही 1,96,000 बीज उत्पादित होते हैं। अब देख लो कितने सारे बीज, इसीलिए तो बार बार खरपतवार खेतों में उगता है। मान लो अगर जंगली चौलाई से जैसे कि 15, 20, 50 इतने ही सीड होते तो क्या बार बार उग पाता, क्या इसको किसान कंट्रोल कर सकता था? बट बार बार दवाइयों का हम स्प्रे करते हैं, बार बार निराई कुड़ाई करते हैं, फिर भी अगले साल वापस उगते हैं। रीजन
क्योंकि इनके बीजों की संख्या काफी ज्यादा है, काफी काफी कितनी ज्यादा है देखो, 1,96,000। इसके अलावा मकई की अगर मैं बात करूं तो मकई से 1,75,000 बीजों का उत्पादन होता है, एक पौधे का बता रहा हूं ये तो मैं आपको। बथुआ जिसको हम गांव के अंदर बाथली बोलते हैं और सब्जी बनाने के लिए भी इसको काम में लिया जाता है, इसके कितने हैं तो याद रखोगे 72,000 हैं, ठीक है। इसके अलावा ओरा बेंकी जो आपके खरपतवार हैं, इसके 7,000 बीज उत्पादित होते हैं। इसके अलावा स्ट्राइगा, जो स्ट्राइगा है आपके, जिसको रूखड़ी के नाम से हम जानते हैं, क्या रूखड़ी, इसके कितने हैं तो इसके 50,000 हैं। अमरबेल की अगर मैं बात करूं रिजके में, है ना, तो 16,000 हैं। इसके अलावा फेलरिस माइनर गेहूं की बात करें तो गेहूं के कितने हैं 10,000 हैं। इसके अलावा गाजर घास व सत्यानाशी, इसके कितने 5,000 हैं। ये तो सिर्फ और सिर्फ मैंने आपको पर्टिकुलर एक प्लांट का डेटा दिया है कि एक पौधे से इतने बीज उत्पादित होते हैं। ये है खरपतवारों की विशेषता, इसीलिए तो आसानी से नष्ट नहीं होते, आसानी से खत्म नहीं हो पाते हैं। और कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है कि बताइए जंगली चौलाई से कितने बीजों का उत्पादन होता है, तो ये आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट है, आपके 12th के लिए भी है। इसके अलावा आपके जो अन्य एग्जाम है कृषि से रिलेटेड सबके लिए इंपॉर्टेंट है। सेकंड जो इसकी विशेषता आती है वो है बीजों की अधिक जीवन क्षमता होना। जो ये आपके खरपतवार हैं इनकी जीवन क्षमता भी ज्यादा होती है। आपने अनाज में देखा होगा, हम क्या करते हैं, जैसे हमने गेहूं की कटाई की, अगले साल उसी गेहूं से बुआई कर देते हैं, लेकिन 3-4 साल बाद अगर उसी से बुआई करोगे तो सारे गेहूं उग ही नहीं पाते हैं, उगते ही नहीं है, मतलब वो उनका जो लाइफ साइकिल है वो कंप्लीट हो जाता है। बट इनका लाइफ साइकिल जो है बीजों का वो काफी ज्यादा है, ये कई वर्षों तक क्या कर सकते हैं, जीवित रह सकते हैं, और जैसे ही इनको अपने अनुकूल मौसम मिलता है ये फटाक से उग जाते हैं। आओ देखो बीजों की अधिक जीवन क्षमता, अगर मैं बात करूं जैसे कि हिरणखुरी का नाम आपने सुना होगा, बथुआ और जंगली चौलाई, ये इनके जो बीज होते हैं ना 50 वर्ष तक भी जीवित होते हैं। जैसे ये बीज कहीं पे पड़े हुए हैं आपके पास हैं, अगर 50 साल बाद भी इनको अपने अनुकूल मौसम मिल जाएगा, मिट्टी में ये पड़ जाएंगे, इनको पानी मिल जाएगा, नमी मिल जाएगी, तो ये उग पड़ेंगे, तो इनकी जीवन क्षमता ज्यादा होती है। जबकि ऐसा गेहूं वगैरह के साथ नहीं होता, अनाज वाली फसलों के साथ नहीं होता, क्योंकि इस समय से पहले तो उनमें कोई कीट या रोग लग के वो बीज खत्म हो जाता है, जबकि इनमें तो कीट और रोग प्रतिरोधक क्षमता भी इनकी काफी अच्छी होती है। बात करें इसके अलावा जो मोथा है, जो मोथा ये 40 वर्ष तक जीवित रहते हैं इसके बीज। इसके अलावा जंगली सरसों जो है, वाइल्ड मस्टर्ड, इसके 30 से 40 वर्ष तक जीवित रहते हैं। आओ आगे बढ़ते हैं, दो विशेषताएं समझ में आई होगी, एक तो हमने देखा कि बीज उत्पादन अधिक होता है सर इनका, सेकंड हमने देखा कि बीजों की अधिक जीवन क्षमता है। आगे बढ़ते हैं, अगला आता है अधिक गहरी जड़ें होना। जो आपकी फसलें हैं इनकी जड़ें कम हो पाती है गहराई में, जबकि जो खरपतवार है इनकी जड़ें ज्यादा गहरी होती है, जिसकी वजह से कई बार हम इनको उखाड़ दें ना तो आपने देखा होगा कि जमीन में रह जाती है और वापस दोबारा खरपतवार उगने लग जाता है। तो इनकी जड़ों की गहराई फसलों से काफी ज्यादा है। जैसे कांस और हिरणखुरी की बात करें तो 4 से 6 मीटर है, अब आप देख लो इतनी गहरी जड़ें होती है, उग भी नहीं पाती, ठीक है। आगे बढ़े, इसके अलावा मतलब निकल नहीं पाती। फसल व खरपतवारों के बीजों में समानता होती है, कई बार तो हम बीजों को पहचान नहीं पाते हैं, जिसकी वजह से भी खरपतवार उगने लग जाते हैं। जैसे कि अगर बरसीम में कासनी के बीज मिल जाए, बरसीम में किसके, कासनी के, तो एक जैसे होते हैं, एक जैसा रंग रूप होता है, एक जैसे दिखाई देते हैं, जिसकी वजह से हम आसानी से इनको अलग नहीं कर पाते। और जब हम बरसीम की बुआई करेंगे तो बरसीम के साथ ही कासनी की भी बुआई हो जाती है और वापस खरपतवार खेतों में उगने लगते हैं। इसके अलावा सेकंड एग्जांपल आपके सरसों का है, सरसों में अगर सत्यानाशी के बीज मिल जाते हैं तो ये भी आसानी से नहीं पहचाने जाते हैं, तो इनकी समानता पाई जाती है। इसके अलावा फिफ्थ आता है हमारे पास, बीजों पर सुरक्षा आवरण होता है। जैसे कि हम बात करें सत्यानाशी और गोखरू, ठीक है, ये जो खरपतवार होते हैं इन पर बड़े बड़े कांटे लगे होते हैं और इन कांटों की वजह से इन पर सुरक्षा आवरण होता है, कोई पशु या जानवर जो है आसानी से इनको नहीं खा पाते हैं। तो ये भी इनका एक क्या है, गुण है, एक विशेष गुण है। आगे बढ़े, अगला आता है मनुष्य के स्वास्थ्य पर विपरीत प्रभाव पड़ता है। कई खरपतवार ऐसे होते हैं
जो क्या करते हैं, मनुष्य के अंदर रोग पैदा करते हैं, जिसकी वजह से इंसान या मनुष्य उनको छूने से भी डरता है कि अगर यार मैंने इसको छू लिया या इसको टच कर लिया तो मेरे अंदर रोग हो जाएगा, जिसकी वजह से कोई उनको नहीं छूते और उनकी एक तरीके से वृद्धि होती रहती है। जैसे कि बात करें जो गाजर घास है, अगर कांग्रेस घास की मैं बात करूं तो इसकी वजह से एलर्जी, अस्थमा और चर्म रोग होता है। कई किसानों के हो गया है, देखने को मिलता है पैरों में इनमें, क्योंकि जब खेत में से निकल के जाते हैं तो देखो कांग्रेस ग्रास तो आजकल मेरे हिसाब से पूरे भारत में मिल जाएगा आपको, काफी तेजी से बढ़ने वाला खरपतवार। इसके अलावा जो सत्यानाशी है, सत्यानाशी के बीज अगर सरसों में मिल जाते हैं, सरसों के तेल में, अगर उस तेल को हम खाते हैं तो उसकी वजह से हमें ड्रोप्सी या अंधापन नाम का एक रोग भी हो सकता है। ठीक है, इसके अलावा अगली विशेषता है शीघ्र प्रकीर्णन। कहने का मतलब है एक जगह से दूसरी जगह पे आसानी से जा सकते हैं। कैसे जा सकते हैं, आओ देखो। इनके बीज फसलों से हल्के होते हैं एक तो, ठीक है, हवा आई तो हवा में भी उड़ के एक जगह से दूसरी जगह पे जा सकते हैं। इन पर पाए जाने वाले जो बाल हैं, हुक हैं, कांटे हैं, ये क्या करते हैं, जैसे कोई गाय भैंस एक खरपतवार के पास से निकल के गई, ठीक है, तो उस खरपतवार पे जो कांटे लगे होते हैं, बाल होते हैं, वो पशु की चिपक जाएंगे और उसके चिपक के दूसरी जगह पे आसानी से चल जाते हैं। तो देखो भी पशुओं द्वारा एक स्थान से दूसरे स्थान पर चले जाते हैं। ये भी इनकी क्या है, एक विशेषता है, एक अच्छा गुण है खरपतवारों का। इसके अलावा कीट रोग प्रतिरोधक क्षमता अधिक होती है। हमारी फसलों में कोई कीट लग जाए ना तो उसको तो खत्म करके ही मानेगा, ठीक है, लेकिन खरपतवार कहते हैं कि आओ हमारे पास, हमारे अंदर ज्यादा प्रतिरोधक क्षमता है और आप हमारा कुछ नहीं कर सकते। ये भी इनका एक क्या है, विशेष गुण है। जैसे कि कीट रोग आक्रमण सहने की क्षमता पौधों से ज्यादा अधिक होती है, किसके अंदर, खरपतवारों के अंदर। ये एक इनकी क्या हो गई, विशेषता। अगली विशेषता है खरपतवार फसल प्रतियोगिता। ये सुना होगा आप लोगों ने, जो फसली पादप है और एक आपके खरपतवार का पादप है। ध्यान से समझना, ये कोई हमारे पास खेत है, इस खेत में ये व्हाइट वाला तो खरपतवार हमारे पास है और ये वाला जो कलर है ये हमारे पास फसल का पादप है। अब आपने क्या किया, यहाँ पर जैसे कोई न्यूट्रिएंट फर्टिलाइजर आपने डाले इस तरीके से, ठीक है, इसके अलावा आपने इसमें पानी भी डाल दिया, इसके अलावा जमीन में क्या है, मिनरल्स भी है। अब जो बेचारी हमारी फसल है ये तो इनको कम ग्रहण कर पाती है, बट जैसे ये सब कुछ इसको दिखेंगे तो खरपतवार पादप क्या करता है, इनको जल्दी जल्दी से दूर दूर से भी ग्रहण कर लेता है, क्योंकि इनकी जड़ें काफी फैली होती है, जिसकी वजह से हमने डाला तो फसल के लिए था बट वो किसने ले लिया, खरपतवार ने। तो आपस में इनके बीच में प्रतिस्पर्धा चलती है, किसको लेकर, नमी को लेकर, पोषक तत्वों को लेकर, इसके अलावा लाइट को लेकर, कहने का मतलब है प्रकाश को लेकर। तो इस पॉइंट में आप क्या याद रखोगे, ये फसली पौधे से प्रकाश, नमी, पोषक तत्व तथा स्थान, जो स्थान है ये खाली जगह, इसमें भी खरपतवार उग जाएगा। तो इन सब के लिए क्या करते हैं, संघर्ष करते हैं, प्रतिस्पर्धा करते हैं। अब तक आप लोगों ने 9 विशेषताएं देखी है खरपतवार की, और उम्मीद करता हूं अगर आप लोगों ने वीडियो को इस तरीके से आगे निकाल के नहीं देखा होगा ना, तो एक एक विशेषता अच्छे से समझ में आई होगी और अच्छे तरीके से डायरेक्ट माइंड में आपके फिट हो रहा होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगली विशेषता की बात करते हैं। प्रतिकूल जलवायु से अप्रभावित, इन पर किसी जलवायु का कोई प्रभाव नहीं पड़ता, जिसकी वजह से भी जीवित रह पाते हैं। खरपतवार प्रतिकूल जलवायु दशाओं से अप्रभावित रहते हैं। भाई जो हमारे पास प्रभाव होता है, एक तो अनुकूल होता है जो हमारी सेहत के लिए अच्छा है, एक प्रतिकूल होता है जो बुरा है, बट इन पे जो प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है उसका भी असर इनके ऊपर नहीं होता है, खरपतवारों के ऊपर। इसके अलावा अगली विशेषता आती है खाद पानी की न्यून आवश्यकता। ये कहते हैं कि हम तो कम खाद कम पानी में ही अपना जीवन चक्र पूरा कर लेंगे। तो इसके अलावा यहाँ याद रखोगे जल, खाद, पोषक तत्वों की कम आवश्यकता होती है, ये भी इनकी क्या है, विशेषता है। इसके अलावा वानस्पतिक प्रजनन होता है, सबसे इंपॉर्टेंट। वानस्पतिक प्रजनन का मतलब समझे, जैसे आपने गेहूं लगाया, अब ऐसा नहीं है कि ये जो गेहूं है इसकी पत्ती के द्वारा आप नया गेहूं का पौधा इस तरीके से जमीन में इस पत्ती को लगा दोगे तो नया पौधा बन जाएगा, ऐसा नहीं होता। ठीक है, तो इनमें नहीं होता, जबकि खरपतवारों में वेजेटेटिव प्रोपोगेशन होता है, मतलब जड़, तना, पत्ती के द्वारा नए पौधे बनना, इसी को क्या कहा जाता है, वानस्पतिक प्रवर्धन कहा जाता है। खरपतवार की पत्ती भी कहीं पे गिर गई तो उससे नया पौधा बन जाएगा, इसीलिए तो तेजी से फैलते हैं।
रीजन क्या है? ये सारे के सारे रीजन है खरपतवार ज्यादा उगने के, ठीक है। तो बात करते हैं जैसे कि वानस्पतिक प्रवर्धन, यहां से क्वेश्चन आता है, इस टेबल पे आपको एक अच्छा सा स्टार लगा लेना है। बात करें मोथा जो खरपतवार है, इसमें जो वेजिटेटिव प्रोपोगेशन होता है ये ट्यूबर या जिसको हम भूमिगत तना, इसके द्वारा होता है। इसके अलावा दूब घास में रनर्स के द्वारा होता है जो आपके भूविस्तारी होते हैं। इसके अलावा कांस व बरु घास में राइजोम के द्वारा होता है जो गांठें बनी होती है। हिरणखुरी में जड़े के द्वारा होता है। अमरबेल में तने के द्वारा होता है। जंगली प्याज में बल्ब के द्वारा होता है। मतलब समझे आपने, जैसे दूब घास देखी, ठीक है, या फिर आपने कोई जैसे कांस या बरुगास देखी, यहां सपोज करो इसके क्या है, इस तरीके से राइजोम है, तो यहां से भी नया पौधा उगने लग जाएगा। इस तरीके से भी इनका फैलाव काफी तेजी से होता है, तो यह आपको याद रखना है। अगली विशेषता आती है प्रत्येक प्रकार की मृदा में वृद्धि कर सकते हैं। खरपतवार कहता है कि हमें तो किसी भी मृदा में डाल दो, हम सब में उगेंगे, चाहे वो अम्लीय हो, सारीय हो, लवणीय हो, चाहे जलमग्न हो, चाहे बंजर भूमि हो, हम तो सब में अपने हिसाब से अपना अपना देख के उग जाते हैं। तो आओ देखो, जैसे कि अम्लीय हो मृदाएं, सारीय हो, लवणीय हो, या जलमग्न हो, या बंजर भूमि हो, सब में आसानी से खरपतवार उग सकते हैं। इसके अलावा अगली विशेषता है शीघ्र वृद्धि व शीघ्र परिपक्वता। खरपतवार कहता है कि मैं जल्दी से पक जाऊंगा और जल्दी से अपना जीवन चक्र पूरा करके कई सारे बीजों को उत्पादित कर दूंगा, जिसकी वजह से वापस फिर खरपतवार उगेंगे। जैसे देखो जो आपकी गेहूंसा है, फेलेरिस माइनर, इसके अलावा जंगली चौलाई है, ये 60 से 70 दिनों में ही अपना जीवन चक्र पूरा कर लेते हैं और कई सारे बीजों को जन्म देंगे, जिसकी वजह से खरपतवार काफी तेजी से उगने लगता है। तो ये हुई है आपके अभी खरपतवार की विशेषताएं, और उम्मीद करता हूं कि पूरी 14 के 14 विशेषताएं आप लोगों को अच्छे से समझ में आई होगी। इसके पहले खरपतवार के बारे में जो हमने पढ़ा है वो भी अच्छे से समझ में आया होगा। अगला टॉपिक हम यहां पर लेने वाले हैं किसका, वीड। वीड में हम बात करेंगे प्रसारण की, कि ये वीड का जो प्रसारण होता है, जो मैंने आपको प्रकीर्णन बताया था वहां शॉर्ट में बताया है ना विशेषताओं में, बट किस तरीके से होता है, कहने का मतलब है किस तरीके से जल्दी। तो यहाँ प्रसारण ना करके आप विस्तार करना, क्या करना, विस्तार की किस तरीके से ये फैलते हैं। तो आओ देखो फैलने का कारण हम देखते हैं। तो देखो इधर वीड डिसमेंशन, खरपतवार विस्तार कैसे होता है और क्या होता है। तो देखो एक जगह से खरपतवार के बीजों का दूसरी जगह पर जाना पहुंचना खरपतवार का प्रसार या खरपतवार विस्तार कहलाता है। डिस्पर्जल ऑफ वीड सीड फ्रॉम मदर प्लांट टू अदर प्लेस, एक पौधा जो है, ठीक है, वहां से उसके बीज कहीं और जगह पे जाएंगे, तो किस तरीके से जाते हैं, इसको जाने को ही क्या बोलते हैं, खरपतवार विस्तार कहा जाता है। अबे किस तरीके से होता है, आप लोगों ने पढ़ा होगा 12th में, जल के द्वारा होता है, हवा के द्वारा होता है, पशुओं के द्वारा होता है, ट्रैक्टर की मशीनरी के द्वारा होता है, मनुष्य के द्वारा होता है, अलग अलग आपने पढ़ा होगा। बट वहां से तो क्वेश्चन नहीं बनता, बट ये जो टॉपिक है यहाँ से पक्का क्वेश्चन बनता है और एग्जाम में आता ही आता है। आओ देखो जो इनका विस्तार होता है ये दो प्रकार से मैं आपको बताने वाला हूं, कि एक तो जैविक होता है, एक अजैविक होता है। अब अजैविक को अलग समझेंगे, जैविक को अलग समझेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं जो आपके अबायोटिक हैं, अजैविक प्रसार हैं, ये कैसे होता है। तो समझना जो आपके अजैविक हैं ये भी 3 तरीके से होता है, एक तो एनिमोचेरी होता है, एक हाइड्रोचेरी होता है और एक बाराचोरी होता है। देखो अगर मैं बात करूं एनिमोचेरी क्या होता है, तो देखो डिस्पर्स्ड बाय विंड, अगर खरपतवार के बीज हवा के द्वारा एक स्थान से दूसरे स्थान पर जा रहे हैं तो हम उसको क्या बोल रहे हैं, उसको हम बोल रहे हैं एनिमोचोरी। क्या बोल रहे हैं, एनिमोचेरी के नाम से हम उसको जान रहे हैं। तो ये याद रखना, अगर एग्जामिनर दे दे कि बताइए एनिमोचेरी क्या है या हवा के द्वारा खरपतवारों का एक जगह से दूसरी जगह पे जाना क्या कहलाता है, ऐसे क्वेश्चन आप लोगों से पूछे जाते हैं। तो एक एक शब्द याद रखना और इस पूरे टॉपिक के ऊपर स्टार लगा लेना, इंपोर्टेंट है। इसके अलावा देखो हाइड्रो, नाम से पता चल रहा है हाइड्रो मतलब जल। हाइड्रोचेरी की बात करें तो डिस्पर्जल बाय मींस ऑफ वाटर, कहने का मतलब है जल के द्वारा खरपतवारों का एक जगह से दूसरी जगह पे जाना, इसको हम क्या बोल रहे हैं, इसको बोल रहे हैं हाइड्रोचेरी के नाम से हम इसको जान रहे हैं। ये भी क्या है, इंपोर्टेंट है, ये जल के द्वारा होता है। इसके अलावा थर्ड आता है बारनचेरी, ठीक है, बारनचेरी बोलेंगे हम इसको, ये होता है डिस्पर्जल बाय ग्रेविटी।
कहने का मतलब है गुरुत्व आकर्षण के द्वारा, किसके द्वारा, गुरुत्व बल के द्वारा भी खरपतवार एक जगह से दूसरी जगह पे जाते हैं। ठीक है, तो ये जो आपके अजैविक है, अबायोटिक है, ये 3 प्रकार से होता है और तीनों अच्छे से याद रखने हैं। एक तो एनिमोचेरी, एक हाइड्रोचेरी और एक बारोचेरी। ये तीनों इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछे गए हैं, तो इन पर स्टार लगा लेना और अच्छे तरीके से इनको याद कर लेना। आगे बढ़ू, ये हो गया आपके अबायोटिक। अब हम बात करेंगे बायोटिक फैक्टर। तो बायोटिक डिस्पर्जल या जैविक प्रसार, इसमें हम बात करने वाले हैं यहाँ पर 3 तरीकों से देखेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे माइरोमेकोचेरी, ठीक है, बात करेंगे ओटोचेरी, जुचेरी या एंडोचुचेरी या एपीजुचेरी। क्या होता है सब समझेंगे, आओ देखो। सबसे पहले बात करते हैं माइरमेकोचेरी। माइरमेकोचेरी क्या होता है, तो देखो वीड सीड डिस्पर्जल बाय एंट्स एंड इंसेक्ट्स। कहने का मतलब है अगर खरपतवार का कोई बीज है, फॉर एग्जाम्पल ये कोई वीड है, अब इस वीड को एक जगह से दूसरी जगह पे ले जाया जा रहा है, बट किसके द्वारा हो सकता है, जैसे कि कीट के द्वारा ले जाया गया हो, या फिर किसके द्वारा, या फिर चींटियों के द्वारा ले जाया गया हो। तो इस प्रकार के प्रसार को हम क्या बोल रहे हैं, इस प्रकार के प्रसार को हम बोल रहे हैं माइरमोचेरी। ठीक है, इसके अलावा सेकंड आता है जिसको बोलते हैं ओटोचेरी। ओटोचेरी नाम से पता चल रहा है ऑटोमेटिक, सेल्फ डिस्पर्जल मैकेनिज्म ऑफ वीड। वीड के अंदर भी एक ऐसी क्षमता है, अगर वो खुद जा रहा है तो इस प्रकार को हम क्या बोलेंगे, इस प्रकार को बोलेंगे ऑटोचेरी। इसके बाद थर्ड आता है जिसको जुचोरी बोलते हैं, और इंपॉर्टेंट है जुचोरी क्या होता है, देखो एनिमल्स मेडिटेटेड डिस्पर्जल। कहने का मतलब है अगर पशुओं के द्वारा, भैया आपने देखे हैं जो गाय भैंस है या कोई जानवर है, अगर इनके द्वारा खरपतवार का बीज एक जगह से दूसरी जगह पे जा रहा है तो उसको जुचोरी बोलोगे आप। क्या बोलोगे, जुचोरी। अब देखो ये भी 3 प्रकार का होता है, आओ कैसे, तो देखो ये 3 प्रकार का, सबसे पहले इसमें आता है एंडोजुचोरी, फिर आता है एपीजुचोरी और थर्ड आता है एंथ्रोपोचोरी। ठीक है, ये अलग है थोड़ा सा, बाकी इसके मेनली 2 टाइप आपको याद रखने हैं। एंडोजुचोरी क्या होता है, तो वायबिलिटी ऑफ वीड सीड इन एनिमल एक्सक्रीटा आफ्टर डाइजेशन, मतलब पशु पक्षियों द्वारा खाकर बीट के माध्यम से भी फैलते हैं। कैसे फैलते हैं, फॉर एग्जाम्पल समझना, यहां पर ये कोई गाय है, ठीक है, इस गाय ने यहाँ पर क्या किया, कोई खरपतवार के बीज को खाया, ठीक है, इस जगह पे खाया इसने। ये कोई फील्ड है, सपोज करो ये किसका है, आपके रामलाल का है। अब ये गाय यहां से चली गई किसके खेत में, सपोज करो ये चली गई श्यामलाल के खेत में, दूसरे दिन चली गई और इसने क्या किया, यहाँ पर गोबर कर दिया। क्या कर दिया, गोबर। तो जो बीज थे वो बीज यहाँ पर आ गए इस तरीके से, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये खरपतवार उगने लग जाएगा। तो खरपतवार फैले कि नहीं फैले, किसके द्वारा फैले, जैसे कि गाय के द्वारा फैल गए, पशु पक्षियों की बीट के द्वारा फैल गए। तो इस प्रकार के प्रसार को क्या बोला जाता है, एंडोजुचेरी बोला जाता है। इसके अलावा एक होता है एपीजुचेरी। सर एपीजुचेरी क्या होता है, तो डिस्पर्सल बाय एडेंशन ऑफ सीड ऑन आउटसाइड ऑफ एनिमल्स। अब आपने देखा जो गाय है अगर कहीं किसी खरपतवार के पास से निकल के गई तो इसकी त्वचा पर ये बीज चिपक कर आ जाते हैं और दूसरी जगह पे जाके गिर जाते हैं। इस प्रकार के प्रसारण को एपीजुचेरी के नाम से जाना जाता है। पशुओं द्वारा बाह्य शरीर से चिपक कर एक स्थान से दूसरे स्थान पर चले जाते हैं। इस प्रकार के प्रसार को एपीजुचेरी कहा जाता है। थर्ड आता है हमारे पास, स्टार लगा लेना इंपॉर्टेंट है, एंथ्रोपोचोरी। एंथ्रोपोचोरी जो होता है ये क्या होता है, तो ह्यूमन मेडिटेटेड डिस्पर्जल, है ना, स्पेशल काइंड ऑफ जुचेरी। ये किसका प्रकार है, एक तरीके से जुचेरी का ही प्रकार है। इट इज मेन कॉज ऑफ बायोलॉजिकल इन्वेजन। कहने का मतलब है सबसे ज्यादा जो खरपतवार फैलता है अधिकतर वो मनुष्य के द्वारा फैलता है। मनुष्य एक स्थान से दूसरे स्थान पे गया, किसी मशीन को लेके गया, उसके साथ भी चले जाते हैं। कई बार आपने देखा होगा जैसे हमने गेहूं की कटाई यहाँ पर की, ठीक है, अब कटाई करने के बाद वो बीज हमने बाहर एक्सपोर्ट कर दिया, अब उसमें भी कई बार खरपतवार चले जाते हैं। आपने देखा होगा कि दूसरे देश से हमारे देश में खरपतवार आ गया। तो इस तरीके से तो मनुष्य के द्वारा अगर फैलता है तो इसको बोलते हैं एंथ्रोपोचोरी। क्या बोलेंगे, एंथ्रोपोचोरी। तो ये था आपके वीड का एक तरीके से विस्तार होना, खरपतवार का विस्तार होना। तो आज के वीडियो लेक्चर में हमने इतना समझा है कि सर वीड क्या होता है, ठीक है, इसके अलावा वीड की क्या क्या विशेषताएं हैं, पूरी विशेषताएं आप लोगों ने अच्छे से जान ली है। इसके बाद हमने देखा है कि इसका विस्तार कैसे होता है।
आई होप ये तीनों टॉपिक अच्छे से समझ में आए होंगे। आप लोग मुझे कमेंट करके जरूर बताएं ये टॉपिक आपको कैसे लगे। ये था हमारा वीड पार्ट 1। अगर आप लोगों को इसका पार्ट 2 देखना है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पार्ट 2 जरूर लिखे, कमेंट बॉक्स में जय जवान जय किसान जरूर लिखे। और पार्ट 2 में बालक हम बात करेंगे किसके बारे में, इसके खरपतवारों के वर्गीकरण के बारे में बात करेंगे, क्लासिफिकेशन ऑफ वीड, जो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। उसके बाद बात करेंगे कंट्रोल कैसे किया जाए, कौन कौन सी दवाइयों का स्प्रे करते हैं, सब बिल्कुल डिटेल में आपको पढ़ाने वाला हूं। और इतनी गारंटी देता हूं, अगर आप लोगों ने एक बार, मुझे पता है अधिकतर बच्चे प्रेजेंट टाइम पे थ्योरी क्लास नहीं पढ़ते क्योंकि वो डायरेक्ट जाने का सपना देख रहे हैं, मतलब डायरेक्ट कोई भी एग्जाम पास करने का सपना देखते हैं और डायरेक्ट अधिक से अधिक एमसीक्यू सोल्व करते हैं। बट एक बात बताओ, कितने एमसीक्यू आप सोल्व कर लोगे, है ना? कई सारे हैं, जहां तक थ्योरी नहीं पढ़ोगे ना वहां तक कुछ नहीं कर पाओगे, क्योंकि थ्योरी से आपके सारे के सारे क्वेश्चन बनते हैं। और थ्योरी क्लास अगर आप लोगों ने एक बार कैप्टन एग्रो पे अच्छे से पढ़ ली तो फिर ये समझो कि आपका एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा और इसी क्लास में सब कुछ याद हो जाएगा। कोई सी भी कैप्टन एग्रो की थ्योरी क्लास उठा के देख लो, इतनी गारंटी देता हूं अगर आपने पूरे तन मन से उसको देखा है ना तो अच्छे से समझ में आया होगा और एक भी क्वेश्चन आपका बाहर नहीं गया होगा। इसके अगले पार्ट में हम बात करेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ वीड, खरपतवारों के वर्गीकरण के बारे में। उम्मीद करता हूं वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा है तो आप लाइक करें, अधिक से अधिक शेयर करें और जो लोग चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। पास में जो बेल आइकन है उस पर क्लिक करें ताकि आने वाले सभी वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलते रहे। मुलाकात करेंगे अगले वीडियो में, तब तक आप सभी को मेरा राम राम, नमस्कार, जय जवान जय किसान, जय हिंद, बाय बाय।